मन्नत मांगी थी तूने एक रोज में जाऊं बेहाई, उस जोगी के संग कर दे तू अब मेरी कुरमाई। इन हाथों में लगा दे मेहंदी, इन हाथों में लगा दे मेहंदी, बांध सगुन का धागा। जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। माए नी माए मुंडेर पे तेरे बोल रहा है कागा। जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है एक माँ की और एक बेटी की। जैसा कि आप सबको पता है, हर माँ का सपना होता है कि वो अपनी बेटी को एक दिन बड़ा होता हुआ देखे और अपने हाथों से अपनी बेटी को दुल्हन की तरह सजा के डोली में बिठा के उसके सपनों के राजकुमार के साथ उसे विदा करें और उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। लेकिन कोई माँ ऐसी भी हो सकती है क्या, जो अपनी ही बेटी के सारे सपनों का गला घोंट दे, अपनी ही बेटी की दुश्मन बन जाए? नहीं होती है ना। लेकिन मैं ऐसी एक माँ को जानती हूँ और इसी माँ की कहानी लेके आई हूँ आप सबके सामने। उस कहानी को सुनाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप सब ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए और सुनिए मेरी कहानी को। एक समय तेज प्रताप नाम के एक आदमी अपनी बेटी रूपमाला और अपनी पत्नी जानकी के साथ एक गांव में रहा करते थे। तेज प्रताप एक राजा के दरबार में मंत्री के पद पर काम करते थे, परंतु वह अपने गांव में ही रहा करते थे। उन्हें अपनी पत्नी और अपनी बेटी रूपमाला से बहुत प्यार था। रूपमाला पूरे गांव की चहेती थी, सब लोग उससे लाड दुलार रखते थे। एक दिन वक्त ने ऐसा करवट लिया कि सब कुछ बदल गया। किसी दुर्घटना में रूपमाला की माँ जानकी की मौत हो गई और अब सिर्फ 10 साल की रूपमाला बिन माँ की बच्ची बन गई। गांव वाले उससे बहुत लगाव रखते थे, लेकिन तेजपाल जी को अपनी नौकरी के लिए राजमहल जाना होता था और इधर रूपमाला उनके एब्सेंस में भर दिन अकेले रहती। गांव वाले को ये बात अच्छी नहीं लगती थी और गांव वालों ने तेज प्रताप जी को दूसरी शादी करने के लिए दबाव देना शुरू कर दिया। तेज प्रताप जी कहते, दूसरी शादी तो मैं कर लूं, पर मुझे तो अपनी बेटी बहुत प्यारी है और जिस बेटी के लिए मैं ये विवाह करूंगा, क्या वो नई माँ इसे ऐसे ही स्वीकार करेगी जैसे मैं इसे चाहता हूँ? गांव वाले बोलते, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं ना तेज प्रताप, कोई तो एक ऐसी लड़की होगी जो रूपमाला को अपनी बेटी की तरह माने, अपनी बेटी की तरह प्यार करे। तुम ऐसी लड़की ढूंढो और उससे विवाह कर लो। तेज प्रताप जी को भी ये बात अच्छी लगी। उन्होंने भी सोचा कि भर दिन रूपमाला अकेले रहती है, मैं इसे छोड़ के चला जाता हूँ, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और फिर तेज प्रताप जी ने अपने ही सगे संबंधी में एक लड़की ढूंढना शुरू किया और भाग्य से उन्हें एक ऐसी लड़की मिल गई और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। मालती यूं तो देखने में साधारण ही थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक रहा। कुछ दिन बाद मालती ने एक बच्ची को जन्म दिया। वो बच्ची भी रूपमाला की तरह सबकी चहेती बन गई। सब लोग उससे प्यार करते थे। उसका नाम रखा गया दीपमाला। दीपमाला और रूपमाला दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उन दोनों बहनों का प्यार देख के तेज प्रताप जी बहुत खुश होते और ये सोचते कि चलो रूपमाला को खेलने के लिए एक बहन मिल गई, और तेज प्रताप जी खुशी खुशी अपनी नौकरी के लिए चले जाते। इधर मालती तेज प्रताप जी के सामने तो सामान्य व्यवहार करती, लेकिन तेज प्रताप जी के घर से निकलते ही वो रूपमाला के साथ बहुत दुर्व्यवहार करती थी, उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। लेकिन बच्ची रूपमाला ये सोचती थी कि अगर मैं चुपचाप सब सह लूँगी तो घर ठीक ठाक चलते रहेगा, अगर मैं कुछ बोलूँगी तो पिताजी माँ जी से नाराज़ हो जाएंगे। इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती और अपनी माँ के हर अत्याचार को चुपचाप सह जाती। समय बीतता गया और अब रूपमाला 18-19 साल की हो गई। एक दिन तेज प्रताप जी ने रूपमाला को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी रूपमाला, तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारा समय आ गया है कि तुम अपने घर को चली जाओ। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक योग्य घर बर ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे आने में 10-15 दिन का समय लग जाएगा, तब तक तुम अपनी बहन और अपनी माँ का ख्याल रखना। रूपमाला ने कहा, जी ठीक है पिताजी, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
तो पिता ने कहा, तुम्हें क्या कहना है बेटी? रूपमाला ने कहा, पिताजी, आज से 6 माह पूर्व जब मैं आपके साथ राजमहल गई थी महाराज के वर्षगांठ के लिए, तब वहाँ बहुत सारे राजा महाराजा युवराज राजकुमार आए हुए थे। उसी समय मैं साल्व देश के राजकुमार अभिमन्यु से मिली थी। पहले ही नज़र में मैंने उसे पति के रूप में पसंद कर लिया था और वक्त आने पे मुझे पता चला कि राजकुमार अभिमन्यु भी मुझे पसंद करते हैं और उन्होंने मुझे निशानी के तौर पे एक अंगूठी दी। उसने अपना संदूकची खोला और उसमें से वो अंगूठी निकाल के दी। और रूपमाला ने कहा कि राजकुमार अभिमन्यु ने कहा है जब वह युवराज बन जाएंगे तो अपने पिता से हमारी शादी की बात करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सीधा साल्व देश जाएं और वहाँ पे महाराज से हमारे विवाह के विषय में बात करें। यह सुन के तेज प्रताप जी बहुत खुश हो गए। उन्होंने ईश्वर को बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हे ईश्वर, आपने मेरी बेटी रूपमाला का जितना रूप दिया है उतना ही सुंदर उसका भाग्य दिया है। देखो तो वो एक साधारण मंत्री की बेटी है और उसे पसंद किसने किया? साल्व देश के युवराज ने। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा सोच के तेज प्रताप जी ने अपनी बेटी के सर पे हाथ फेरा और कहा, बेटी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं राजकुमार अभिमन्यु को साथ लेके ही लौटूंगा। ऐसा कह के तेज प्रताप जी अपनी यात्रा पे निकल पड़े। इधर रूपमाला बहुत प्रसन्न रहने लगी। वह हमेशा यही सोचती थी कि मैंने जिसे प्रेम किया, जिसे चाहा, वो अब मेरा जीवन साथी बनने वाला है। मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना सुंदर परिवार मिला, इतनी सुंदर बहन मिली, इतने अच्छे पिता मिले। मेरे पास तो सब कुछ है, दुनिया की हर खुशी है। मैं कितनी खुशनसीब हूँ। ऐसा सोच के रूपमाला अपने आप में ही खोई रहती थी। इधर रूपमाला की खुशी उसकी माँ मालती सी देखी न जाती। मालती जितना रूपमाला को देखती उसका मन उतना ही कुढ़ता। वह यह सोचती कि इस रूपमाला में है क्या? जब देखो दिन रात लोग रूपमाला की प्रशंसा करते रहते हैं और इसका भाग्य तो देखो, वर के रूप में मिलेगा कौन? एक युवराज, यानी भविष्य में एक कहीं की रानी कही जाएगी। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ और ऐसा मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। ऐसा सोच के मालती दिन रात मन ही मन रूपमाला को कोसती रहती, चिढ़ती रहती और अब उसका अत्याचार दिन से दिन बढ़ता ही जाता। रूपमाला हर अत्याचार को यही सोच के सह लेती कि पिताजी अभी घर में नहीं है, मैं कुछ करूँगी तो माताजी और भी नाराज हो जाएंगी। ऐसा सोच के रूपमाला हर अत्याचार को सह लेती। एक दिन सुबह सुबह रूपमाला तैयार हो रही थी तो उसकी माँ आई और बोली कि क्यों इतना साज श्रृंगार कर रही हो, कहाँ जा रही हो? रूपमाला ने कहा, माताजी मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, पास ही मेरी सहेलियों ने मुझसे मिलने के लिए बुलाया है। माँ ने कहा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप घर का काम करो। रूपमाला ने कहा, जी माँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। तभी वहाँ पे उसकी छोटी बेटी दीपमाला आई। दीपमाला बोली कि माँ मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलने जा रही हूँ। माँ ने कहा, हाँ हाँ जाओ, तुम खेलने चली जाओ। ऐसा कह के मालती ने दीपमाला को उसकी सहेलियों के साथ खेलने भेज दी। माँ ने रूपमाला को कहा, रूपमाला मैं आंगन में जाती हूँ, तुम पीछे से उखल और मुसल ले आओ, मुझे धान कूटना है। उस जमाने में धान यानी पैडी को उखल मुसल से ही कूटा जाता था। उस जमाने में मशीन नहीं हुआ करता था। रूपमाला ने कहा, ठीक है माताजी, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करूँगी। ऐसा कह के रूपमाला उखल और मुसल ले आई और माँ की मदद करने लगी। इधर माँ ने कहा, चलो तुम धान कूटो, मैं बीच बीच में देख लूँगी। रूपमाला चुपचाप धान कूटने लगी और मन ही मन राजकुमार अभिमन्यु को याद कर रही थी और प्रसन्न हो रही थी। ये देख के माँ और भी चिढ़ गई। उसने रूपमाला के हाथ से मूसल छीन लिया और बोली, ये होता है धान कूटना? ऐसे ही कूटा जाता है धान? ऐसा कहते हुए माँ ने रूपमाला के हाथ पे जोर से मूसल का प्रहार किया। रूपमाला का दोनों हाथ लहूलुहान हो गया और वो दर्द से कराहने लगी। बोली, माताजी क्या कर रहे हो? मैं तो ठीक ही से कूट रही हूँ। माँ ने कहा, तुम मुझसे जवान लड़ाएगी? तुम मुझे कहेगी कि ठीक से कर रही है? क्या मुझे दिखाई नहीं देता? मैं अंधी हूँ? ऐसा कहते हुए माँ ने उसके दोनों पाँव पर भी मुसल से वार कर दिया। ये दर्द रूपमाला सह न सकी और वो लड़खड़ा के नीचे गिर गई। उसके हाथ पाँव लहूलुहान हो रहे थे और वो छटपटा रही थी। तब माँ ने क्या किया, उसी मुसल से रूपमाला के छाती पर जोर का प्रहार किया और रूपमाला
वहीं ढेर हो गई। उसने फिर से आंख नहीं खोला। एक हंसता खेलता चेहरा सदा के लिए सो गया। अब माँ को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे। मालती को ये डर लग रहा था कि कहीं तेज प्रताप जी ना आ जाएं, कहीं दीपमाला ना आ जाए। उसने आनन फानन में एक बड़ा सा बैग लिया, उसके अंदर रूपमाला को डाल दिया और आंगन के पीछे ले जाके एक बड़ा सा गड्ढा खोद के रूपमाला को उसमें दबा दिया और सब कुछ साफ सुथरा कर दिया और ऐसा बना दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। थोड़ी देर बाद दीपमाला जब अपने दोस्तों के साथ खेल के आई तो उसने पूछा, माँ दीदी रूपमाला कहाँ है? माँ ने कहा, मुझे क्या पता, वो रहती है कहाँ घर में, भर दिन तो अपने दोस्तों के साथ घूमते रहती है और जब से तेरे पिताजी गए हैं तब से तो महारानी के सुर ही बदले हुए हैं, पता नहीं किन ख्यालों में खोई रहती है। दीपमाला ने कहा, माँ ऐसा तो नहीं है, आप तो दीदी को जो काम कहती हो वो वही करते रहती हैं। माँ ने कहा, चुप रह, मुझसे जुबान लड़ाएगी, जा अपने दोस्तों के साथ खेल। ऐसा कह के माँ ने दीपमाला को झिड़क दिया। दीपमाला कुछ नहीं बोली और अपने काम में लग गई और रात हुई, दोनों माँ बेटी सो गई। सुबह फिर दीपमाला उठी और उसकी दोस्तों ने उसे आवाज़ दिया कि दीपमाला चलो बाहर आ जाओ, हम लोग खेलते हैं। दीपमाला ने कहा, माँ मैं बाहर खेलने चली जा रही हूँ। माँ ने कहा ठीक है। दीपमाला अपने दोस्तों के साथ घर के पास ही खेलने चली गई। थोड़ी देर बाद दीपमाला को एक बहुत सुंदर खुशबू का एहसास हुआ, एक सुगंध आ रही थी कहीं से। दीपमाला ने अपने दोस्तों को कहा कि सहेलियों, क्या तुम लोगों को भी एक अच्छी सी खुशबू आ रही है तुम लोगों के पास भी? दोस्तों ने कहा, हाँ दीपमाला, एक बहुत ही सुंदर सुगंध आ रही है, कहीं से तो आ रही है, कहाँ से आ रही है? दीपमाला ने कहा, चलो जिधर से सुगंध आ रही है हम उधर की ओर चलते हैं। चारों पांचों सहेलियों ने मिलके उस ओर जाना शुरू किया जिधर से सुगंध आ रही थी और ये सुगंध कहीं और से नहीं, दीपमाला के ही आंगन से आ रही थी। और दीपमाला क्या देखती है, आंगन के पीछे वाले ज़मीन में एक बड़ा सा बेली के फूल का पेड़ उग गया है और उसमें बेली के बहुत सारे फूल लगे हैं। उसकी सुगंध चारों तरफ फैल रही है। दीपमाला ने कहा, कल तक तो ये पेड़ नहीं था, एक रात में ये पेड़ कहाँ से आ गया? उसने अपने दोस्तों से कहा, चलो सहेलियों हम ये फूल तोड़ते हैं, इस फूल का गजरा बना के हम लगाएंगे, कितना सुगंधित फूल है। सहेलियों ने कहा, हाँ हाँ दीपमाला, चलो हम इस फूल को तोड़ते हैं। जैसे ही दीपमाला ने फूल तोड़ना चाहा, फूल अपने आप ऊपर चला गया और अंदर से आवाज़ आई, दीपमाला मुझे मत छूना, मैं तुम्हारी बहन रूपमाला हूँ, मैं कोई बेली का फूल नहीं हूँ। माँ ने मुझे मार दिया, ज़मीन के अंदर गाड़ दिया। ये सुन के दीपमाला डर गई और डर के अपने माँ के पास भागी और माँ को बोली, माँ रूपमाला दीदी कहाँ है? माँ ने कहा, वो कल ही अपनी बुआ के पास चली गई, 2-3 दिन के बाद आएगी, ऐसा बोला उसने। तो दीपमाला ने कहा, लेकिन आंगन के पीछे एक बेली का पेड़ उगाया है और वो पेड़ कह रही है कि मैं रूपमाला हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अब माँ को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। उसने दीपमाला को दोस्तों के साथ बाहर भेज दिया। पीछे जाके देखा तो वास्तव में एक बेली का पेड़ था। तो मालती ने क्या किया, उस बेली के पेड़ को जड़ से काट दिया, काट के उसका एक एक डाल कट कर दिया और उसको बोरे में बंद करके वो सबकी नज़र बचा के खेत में फेंक के आ गई और अब निश्चिंत हो गई कि चलो अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इधर वो बेली का फूल एक बड़ा सा अमरूद का पेड़ बन गया। और अगले दिन जब चरवाहे, भैंस चराने वाले, गाय चराने वाले लोग जाते हैं गांव में खेत में, तो वो लोग जब गाय भैंस चराने गए तो उन्होंने देखा खेत के बीचों बीच एक बड़ा सा अमरूद का पेड़ है और उसमें बड़े बड़े अमरूद लटक रहे हैं। सारे चरवाहों ने सोचा, कल तक तो ये अमरूद का पेड़ नहीं था, आज अचानक कहाँ से आ गया? चरवाहों ने सोचा कि कल तक तो ये अमरूद का पेड़ नहीं था, आज अचानक कहाँ से आ गया? चरवाहों ने सोचा, जाओ जहाँ से भी आए क्या फ़र्क पड़ता है, अमरूद तो बड़े मीठे लग रहे हैं, क्यों ना हम ये अमरूद तोड़ के खाएं। ऐसा सोच के चरवाहे अमरूद के पेड़ पे चढ़ गए और जैसे ही अमरूद को तोड़ने लगे, उसके अंदर से आवाज़ आई, मुझे मत छुओ, मुझे मत तोड़ो, मैं कोई अमरूद नहीं, मैं रूपमाला हूँ। माँ ने मार के मिट्टी में दबा दिया तो मैं बेली बन गई, वहाँ से भी उठा के यहाँ फेंक दिया तो मैं अमरूद बन गई, तुम लोग मुझे मत तोड़ो। ऐसा सुन के चरवाहे वहाँ से भागे, उन्हें लगा कि कोई भूत प्रेत है। वो लोग भूत भूत करते हुए गांव की तरफ भागे। इधर मालती अपने आंगन में कुछ कर रही थी। चरवाहों की बात सुन के वो डर गई कि अरे बाप रे, मेरा तो पोल खुल जाएगा। फिर वो शाम का इंतज़ार करने लगी और शाम को वो खेत गई और अमरूद के पेड़ को जड़ से काट दिया और काट के
फिर से एक बैग में पैक करके उसे गांव के पास ही एक नदी में जाके फेंक दिया। अब निश्चिंत हो गई कि अब वो पेड़ फिर से नहीं उगेगा, फिर से कोई फूल और फल नहीं लगेंगे, और अपने घर आके निश्चिंत होके सो गई। इधर तेज प्रताप जी साल्व देश गए तो उन्होंने राजकुमार अभिमन्यु से बात की। तो राजकुमार अभिमन्यु ने कहा कि हाँ, अब मैं इस देश का युवराज बन चुका हूँ और मैंने अपने पिताजी से रूपमाला के बारे में बात की। मेरे पिताजी को हमारे विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, उल्टा मैं ही आने वाला था आप लोगों के पास रूपमाला का हाथ मांगने के लिए। चलिए मैं आपके साथ आपके गांव चलता हूँ और रूपमाला का हाथ मांग के मैं अपने साथ अपने इस देश लेके आऊँगा। ऐसा कह के युवराज अभिमन्यु तेज प्रताप जी के साथ उनके गांव की ओर रवाना हो गए। तेज प्रताप जी के गांव और साल्व देश के बीच में एक नदी पड़ती थी। इस नदी को पार करके ही वो लोग गांव पहुंचते। इस नदी में जब वो लोग नौका में बैठ के गांव की तरफ आ रहे थे, तभी राजकुमार अभिमन्यु की नज़र एक कमल के फूल पे पड़ी। वो कमल का फूल इतना सुंदर था, इतना आकर्षक था कि राजकुमार अभिमन्यु अपने आप को रोक न सके। उन्होंने तेज प्रताप जी को कहा कि तेज प्रताप जी, इस नदी में कितना सुंदर कमल का पौधा है, ज़रा देखिए तो सही। मैं तो इतना भावुक हो चुका हूँ कि मेरा मन करता है मैं एक कमल का फूल तोड़ लूँ। तेज प्रताप जी ने कहा, इसमें कोई समस्या नहीं है, अगर आपका मन है तो आप एक फूल तोड़ लीजिए। युवराज अभिमन्यु ने नाविक को कहा कि नाव को उस फूल की तरफ ले चलो। जैसे ही नाव उस कमल के फूल के पास पहुंची, युवराज अभिमन्यु ने उसमें से एक फूल तोड़ने की कोशिश की। तो फूल में से आवाज़ आई, युवराज अभिमन्यु, मैं कोई कमल का फूल नहीं हूँ, मैं हूँ रूपमाला। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपकी पत्नी बनूंगी, लेकिन इस जन्म में मैं वो वादा पूरा न कर सकी। अगर किस्मत में लिखा होगा तो हम अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। इस जन्म में तो मेरी माँ ने मुझे मार दिया, मिट्टी में दबा दिया तो मैं बेली का फूल बन गई, वहाँ से भी उखाड़ फेंका तो मैं अमरूद का पेड़ बन गई, वहाँ से भी उखाड़ के इस नदी में फेंक दिया तो अब मैं कमल का फूल बन गई। मैं एक बार अपने पिता से मिलना चाहती हूँ, क्या आप मुझे मेरे पिता से मिलवा देंगे? ये सुन के अभिमन्यु का हाथ कांप गए और उसने तेज प्रताप जी को कहा कि तेज प्रताप जी, आपने भी कोई आवाज़ सुनी क्या? तेज प्रताप जी वहीं बैठे हुए थे। तेज प्रताप जी ने कहा, हाँ युवराज, मैंने भी ये आवाज़ सुनी। ये आवाज़ कैसी है? तेज प्रताप जी ने कमल को छुआ तो उसके अंदर से वही आवाज़ आई। तेज प्रताप जी ने कहा, क्या हुआ था रूपमाला तुम्हारे साथ? तो रूपमाला ने सारी कहानी बताई और कहा, पिताजी, मैं आपसे ही मिलने के लिए रुकी हुई थी, अब आप मुझे अपने हाथों से विदा कर दीजिए, मुझे श्रद्धांजलि दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ये सुन के तेज प्रताप जी के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उन्होंने इस कमल के पौधे को गले से लगा लिया और हाय रूपमाला करके विलाप करने लगे। युवराज अभिमन्यु ने तेज प्रताप जी को बहुत संभाला, पर तेज प्रताप जी बिलख बिलख के रोने लगे। राजकुमार अभिमन्यु ने कहा, तेज प्रताप जी, अब मेरा आपके गांव जाने का कोई मतलब नहीं है, मैं यहीं से लौट जाता हूँ, आप अपने गांव को जाइए। तेज प्रताप जी ने कहा, उस गांव में वापस जाने का तो मेरा भी मन नहीं कर रहा है जिस गांव में मेरी बेटी की हत्यारिन रहती है, लेकिन मैं सच उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। युवराज, आप अपने महल को लौट जाइए। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने जो वचन अपनी बेटी को दिया था वो पूरा न कर सका। ऐसा कह के तेज प्रताप जी ने युवराज अभिमन्यु के आगे हाथ जोड़ लिया और वो अपने गांव की ओर चल पड़े। घर आने पर उन्होंने मालती को आवाज़ लगाई, मालती कहाँ हो? तो मालती सामने आई। तो तेज प्रताप जी ने कहा, मालती, रूपमाला कहाँ है? मालती ने कहा, अरे वो आपके जाने के 3-4 दिन बाद ही अपने बुआ के पास चली गई, अब तक लौटी नहीं है। तेज प्रताप जी आंगन में आए और उन्होंने कहा, मालती, रूपमाला कहाँ है? मालती ने कहा, आप जिस दिन गए उसके 2 दिन बाद ही रूपमाला अपनी बुआ के घर चली गई, अब तक नहीं लौटी है। इस पर तेज प्रताप जी को बहुत गुस्सा आ गया। तेज प्रताप जी ने मालती का बाल जोर से पकड़ा और कहा, सच सच बताओ, मेरी बेटी रूपमाला कहाँ है? मालती ने सब सच उगल दिया। अब तेज प्रताप जी को बहुत गुस्सा आया। तेज प्रताप जी ने कहा, जिस तरह से तुमने मेरी बेटी की हत्या की है, इसकी सज़ा मैं तुम्हें दिलवा के रहूँगा। मैं जा रहा हूँ राजमहल और राजा साहब के पास जाके गुहार लगाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मालती ने कहा, माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तेज प्रताप जी ने कहा, मैं तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देता अगर तुमने गलती की होती तो। तुमने तो कोई गलती की ही नहीं है,
तुमने तो किया है एक बहुत बड़ा गुनाह। तुमने तो मेरी बेटी के सपनों का गला घोट दिया, उसकी खुशियाँ छीन ली, उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी तुमने। मेरा सपना, मेरी बच्ची का सपना अधूरा रह गया और तुम कहती हो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? कभी भी नहीं। मैं जा रहा हूँ, यहाँ कभी नहीं आऊँगा और मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। ऐसा कह के तेज प्रताप जी महल की ओर चल पड़े। इधर दीपमाला खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। दीपमाला ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती जहाँ पे मेरी बहन के सपने अधूरे रह गए। ऐसा कह के दीपमाला भी अपने पिता के साथ चली गई। इधर मालती सर पीटते पछताते रह गई। तो कहते हैं ना, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सच को कितना भी छुपाओ लेकिन सच एक दिन सामने आ ही जाता है। इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे इस चैनल पे मेरे साथ। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।